तो भारत का संविधान ये दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है। पर ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हम कह सकते हैं 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए आज इसी कमाल के डॉक्यूमेंट के दिल में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत एक नया देश बना तो हमारे संस्थापकों ने 395 आर्टिकल्स के साथ एक बहुत ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसमें शासन के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया था। लेकिन देखिए, जैसे एक देश कभी रुकता नहीं, वैसे ही हमारा संविधान भी नहीं रुका। 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद आज इसमें 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा है। आज हम इसे कैसे समझेंगे? हम एक कहानी की तरह आगे बढ़ेंगे। पहले संविधान की नींव देखेंगे, फिर भारत की सरहदें कैसे तय हुई वो जानेंगे, फिर नागरिकता का मतलब समझेंगे, अपने मौलिक अधिकारों को पहचानेंगे, सरकार के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो देखेंगे और आखिर में राष्ट्रपति की शक्तियों को भी समझेंगे। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह भारतीय संविधान का भी अपना एक खास ढांचा है, एक डिजाइन है। इसे ऐसे समझिए, संविधान को 22 मुख्य भागों या पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे किताब में चैप्टर्स होते हैं, हर पार्ट में फिर आर्टिकल्स हैं जो खास नियम कानून हैं, और आखिर में है अनुसूचियां या शेड्यूल्स, जिनमें एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई हैं, जैसे राज्यों की लिस्ट वगैरह। अच्छा, तो अब जब हम इसका ढांचा समझ गए हैं तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, जो ये तय करता है कि भारत देश की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। अब देखिए, इन आर्टिकल्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एकदम लॉजिकल फ्लो है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। फिर आर्टिकल 2 संसद को पावर देता है कि वो नए राज्य भी शामिल कर सकती है, और आर्टिकल 3 वो संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है। मतलब एक एक करके देश के नक्शे को बनाने का पूरा प्रोसेस इन आर्टिकल्स में दिया गया है। तो अब जब हमारे पास जमीन है तो सवाल उठता है कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं, और यहीं से हम आते हैं पार्ट 2 पर, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के एक बहुत जरूरी सवाल से जुड़ा है। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो बहुत उथल-पुथल का समय था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो आर्टिकल 6 और 7 को खास तौर पर इसी मानवीय संकट को संभालने के लिए बनाया गया था। एक उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए, और दूसरा उन लोगों के लिए जो पहले गए लेकिन फिर लौटकर वापस आ गए। आज के समय में नागरिकता के नियम बदल गए हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं वो अपनी नागरिकता रख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 9 ये भी साफ करता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी आर्टिकल 11, जो संसद को नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने की पूरी ताकत देता है। और अब हम आते हैं संविधान के दिल पर, यानी पार्ट 3। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करता है। सच पूछिए तो यही अधिकार भारतीय लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। तो हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में 4 खास आर्टिकल्स एक कहानी की तरह हैं। आर्टिकल 19 हमें बोलने, इकट्ठा होने जैसी कई आज़ादियां देता है, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो अगर कोई अपराध होता है तो आर्टिकल 20 हमें गलत सजा से बचाता है। फिर आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, और अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो आर्टिकल 22 उसके अधिकारों की रक्षा करता है। ये एक लॉजिकल फ्लो है ना? पहले आज़ादी की गारंटी, फिर अपराध के लिए गलत सजा से बचाव, फिर जीवन के अधिकार का भरोसा, और गिरफ्तारी के दौरान भी सुरक्षा। सब कुछ एक क्रम में है। शोषण के खिलाफ अधिकार भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। आर्टिकल 23 साफ साफ कहता है कि इंसानों की तस्करी और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह से रोक है। मतलब किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये सुरक्षा हमारे समाज के सबसे नाजुक हिस्से यानी हमारे बच्चों तक भी जाती है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवाया जा सकता। तो लोगों के अधिकारों की गारंटी देने के साथ साथ हमारा संविधान सरकार के लिए भी एक रोड मैप तैयार करता है। इन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। इन्हें आप सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह सोच सकते हैं।
मतलब ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये कानून बनाते समय सरकार को रास्ता दिखाते हैं। जैसे आर्टिकल 38 राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कहता है, तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने की बात करता है। तो जब लोगों के अधिकार और सरकार की गाइडलाइंस तय हो गईं, तो अब बारी आती है लीडरशिप के स्ट्रक्चर की, और इसकी शुरुआत होती है पार्ट 5 में राष्ट्रपति के पद से। अच्छा, राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े आर्टिकल्स को याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। पीके ने नौकरी पाई। तो ये जो मजेदार लाइन है ना, इसका हर शब्द एक खास आर्टिकल से जुड़ा है। देखिए कैसे। पी से हुआ पद यानी पोस्ट, जो आर्टिकल 52 में है। के से कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, वो आर्टिकल 53 में। ने से निर्वाचन यानी इलेक्शन, आर्टिकल 54। फिर नौकरी के नी से निर्वाचन नीति मतलब इलेक्शन का तरीका, आर्टिकल 55। पा से पदावधि यानी उनका टर्म, आर्टिकल 56। और आखिर में ई से पुनः निर्वाचन यानी री इलेक्शन, आर्टिकल 57। देखा, पूरी कहानी इसी एक लाइन में छुपी है। हमने तो बस सभी सतह को छुआ है, जमीन और लोगों की परिभाषा से लेकर उनके अधिकारों और नेतृत्व के ढांचे तक। भारतीय संविधान एक बहुत विशाल और गहरा दस्तावेज है, जिसे और भी ज्यादा जानने और समझने की जरूरत है। जैसा कि हमने कहा, संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता रहता है। तो जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, आने वाले 50 सालों में ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार होगा जिस पर सबसे ज्यादा बहस होगी, या जिसकी परिभाषा को फिर से समझने की कोशिश की जाएगी? इसका जवाब तो खैर हमें वक्त ही देगा।